Students, we will discussing the topic the age of industrialization yesterday also, and today we will start the topic from Manchester comes to India. Now, here in this topic, we will start from cotton weavers in India thus face two problems at the same time. Their export market collapsed and the local market shrank. Being glutted with Manchester imports produced by machines at lower cost. The imported cotton goods were so cheap that the weavers could not easily compete with them. By the 1850s, reports from most of the weaving regions of India narrated series of decline and desolation. Here हम देख रहे हैं कि जो कॉटन वीवर्स है भारत में जो सूती कपड़े की जो बुनाई करे हैं इंडिया में, उनको दो प्रॉब्लम्स एक समय पर आ रही हैं। एक तो उनका जो एक्सपोर्ट मार्केट है, बाहर जो विदेशों को जो कपड़ा सप्लाई होता है, वो बाजार उनका कोलैप्स कर गया है, मतलब वो ढह गया है उसका ढांचा। मतलब जो ब्रिटिश गुड्स है उनको प्रेफरेंस दी जा रही है यूरोपियन मार्केट में, एंड द लोकल मार्केट श्रैंक। जो लोकल मार्केट है, इंडियन मार्केट, वहां पर भी विदेशी कपड़ा आ गया है, तो इनका अपना बाजार कम हो गया है। बीइंग ग्लटेड विद मैनचेस्टर इंपोर्ट, मतलब जो मैनचेस्टर से जो आयातित कपड़ा है उसे मार्केट भर गया है, प्रोड्यूस्ड बाय मशीन्स एट लोअर प्राइस कॉस्ट। जो मैनचेस्टर में जो कपड़ा उद्योग है, वो वहां पर कपड़ों का प्रोडक्शन है वो बहुत लो कॉस्ट पर हो रहा है, और जो इम्पोर्टेड कॉटन गुड्स, जो कॉटन गुड्स इम्पोर्टेड हो रहे हैं, मतलब बाहर से आ रहे हैं, दे वर सो चीप, वो बहुत सस्ते हैं, दैट वीवर्स कुड नॉट इजीली compete with them। और जो यहाँ कपड़ा बुनकर जो तैयार हो रहा है वो कॉस्टली है, therefore people were preferring the industrial goods। और therefore in after the 1850s हम देख रहे हैं कि जो weaving regions है, बुनकर क्षेत्र है जो इंडिया का, that narrated stories of decline and dissolution। मतलब कपड़ा उद्योग में मंदी आ गई है। By the 1860s, weavers faced a new problem. They could not get sufficient supply of raw cottons of good quality. When the American Civil War broke out and the cotton supplies from the US were cut off, Britain turned to India. As raw cotton exports from India increased, the prices of raw cotton shoot up. Weavers in India were starved of supplies and forced to buy raw cotton at exorbitant price. In this situation, weaving could not pay. तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो वीवर्स है, उनको एक नई प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ रही है। वो अब उनको सफिशिएंट सप्लाई ऑफ रॉ कॉटन नहीं मिल, कच्चा जो रॉ कॉटन है कपड़ा, वो नहीं मिल पा रहा है उसकी सप्लाई, जो कि अच्छी क्वालिटी का, क्योंकि जो अमेरिका में है वो सिविल वॉर, गृह युद्ध छिड़ गया था। और जब उस गृह युद्ध के कारण जो कॉटन की सप्लाई से कपड़े की रॉ कॉटन की सप्लाई थी जो यूएस से आती थी ब्रिटेन को, वो कट ऑफ हो गई थी। इसलिए ब्रिटेन के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, दे टर्न टू इंडिया, वो इंडिया की ओर मुड़ गए थे। और जो रॉ कॉटन एक्सपोर्ट्स था जो इंडिया का, भारत से जो कच्चा पदार्थ बाहर जाता था, दैट इंक्रीज, वो बढ़ गया। और इसलिए जो रॉ कॉटन के कच्चे सूती सूती कपड़े के दाम बढ़ गए। वीवर्स इन इंडिया कपड़े के नहीं, रॉ कॉटन के जो सूती गोले थे, जो कॉटन का जो कॉटन मेकिंग में जो प्रोसेस में काम आता है, वो जो पूरा जो गोला, और उसको कहते हैं कॉटन का थ्रेड था, वो दैट उसके प्राइसेस काफी बढ़ गए थे। वीवर्स इन इंडिया वर स्टार्व्ड ऑफ द सप्लाईज, वो उनको सप्लाई की कमी पड़ गई थी, और उनको रॉ कॉटन जो था वो बहुत ज्यादा प्राइस, एग्जॉर्बिटेंट मींस बहुत ज्यादा प्राइसेस पर खरीदना पड़ रहा था। इन दिस सिचुएशन वीवर्स वीविंग कुड नॉट पे, और इस सिचुएशन में, इस स्थिति में जो वीविंग थी, बुनाई थी, वो अच्छा पे नहीं कर सकती थी। देन बाय द एंड ऑफ 19th century, weavers and other craftspeople faced another problem.
Factories in India began production, flooding the market with machine goods. How could weaving industries possibly survive? 1817 के बाद में क्या है कि इंडिया में भी इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश होने लगी और भारतीय उद्योग, कपड़ा उद्योग भी बहुत ज्यादा कपड़े यहाँ पर प्रोड्यूस होने लगे और वो जो था वो उसकी सप्लाई ज्यादा होने लगी मार्केट में। तो इंडियन जो भारतीय जो कपड़ा उद्योग था, जो सिर्फ गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो हथकरघा से काम करते थे, बुनकर उद्योग को पूरी तरह प्रभावित हुआ। द फर्स्ट कॉटन मिल इन बॉम्बे came up in 1854 and it went into production 2 years later. By 1860, four mills were at work with 94,000 spindles and 2150 looms. तो यहाँ देख रहे हैं कि 1854 में भारत में भी कॉटन मिल की स्थापना हो गई और प्रोडक्शन भी होने शुरू होगी 2 साल में। 1862 तक 4 मिल्स काम करने लगी, कारखाने काम करने लगे। अराउंड द सेम टाइम जूट मिल्स केम अप इन बंगाल में जूट मिल की भी स्थापना होगी। द फर्स्ट बीइंग सेट अप इन 1855 and another one 7 years later. In 1862, in North India, the Elgin mill was started in Kanpur in the 1860. A year later, the first cotton mill at Ahmedabad 1860 के बाद एक 1861 में अहमदाबाद में भी कॉटन मिल की स्थापना होगी। बाय द 1874 द फर्स्ट स्पिनिंग एंड वीविंग मिल ऑफ मद्रास बिगिन प्रोडक्शन। तो यहाँ पर देख रहे हैं नॉर्थ इंडिया में भी एल्गिन मिल ने 1860 और देन 1861 में अहमदाबाद में कॉटन की मिल की स्थापना हो गई और मद्रास में 1874 में। तो इस तरह से अब जो कॉटन घरेलू उद्योग था, जो यहाँ का गृह उद्योग था, उसको क्या फर्क पड़ा इससे, ये हम जानेंगे। द अर्ली एंटरप्रेन्योर्स, जो शुरुआती दौर पर जो उन्होंने काम किया, जो स्टार्ट किया वर्क बिजनेस जो स्टार्ट किया। द हिस्ट्री ऑफ मैनी बिजनेस ग्रुप्स goes back to trade with China from the late 18th century. You have read in your book last year, the British in India began exporting opium to China and took tea from China to England. Many Indians became junior players in this trade, providing finance, procuring supplies and shipping assignments. तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि चाइना के साथ इंडिया, भारत का ट्रेड व्यापार बहुत पुराना था। बिफोर ब्रिटिश कम टू इंडिया, द ब्रिटिश स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग ओपियम, तंबाकू की वो चाइना को सप्लाई करने लगे और चाइना से टी लाने लगे इंग्लैंड में। मैंने इसमें बहुत सारे इंडियंस, भारतीय भी जूनियर प्लेयर बन गए थे, वो इस काम को कर रहे थे, प्रोवाइडिंग फाइनेंस, वो उनको मनी प्रोवाइड कर रहे थे, प्रोकरिंग सप्लाईज ले रहे थे और शिपिंग भी कर रहे थे। मतलब कंसाइनमेंट्स जो थी वो शिप हो रही थी, जो सामान था उद्योग जो वो एक स्थान से दूसरी ओर जा रहा था। Having earned through trade, some of these businessmen had vision of developing industrial enterprises in India. In Bengal, Dwarkanath Tagore made his fortune in China trade before he turned to industrial investment, setting up 6 joint stock companies in the 1830s and 1840s. तो here हम पढ़ रहे हैं द्वारकानाथ टैगोर, उन्होंने बंगाल के जो थे वो उन्होंने बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया था चाइना के साथ ट्रेड के साथ, और अब उन्होंने इंडिया में भी इंडस्ट्रियल भारतीय में उद्योगों की स्थापना के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए वो तैयार थे। 6 जॉइंट स्टॉक कंपनीज 1830 और 1840 के बीच में उन्होंने एस्टेब्लिश की। टैगोर्स enterprises sank along with those of the others in the wide business crisis of the 1840s. But later in the 19th century, many of the China traders became successful industrialists. तो टैगोर के जो एंटरप्राइज था, ये जो उद्योग था, ये डूब गया था और कुछ और बिजनेसमैन के साथ में, जैसे कि जो बिजनेस क्राइसिस था वहां पर 1840s का, पर बाद में 19th सेंचुरी के बाद में बहुत सारे जो चाइना के व्यापारी थे वो सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट बने। बॉम्बे में पार्सीज लाइक शॉप एट इट एंड जेमसेटिस टाटा Nusirvanji Tata, who built huge industrial empires in India,
accumulated initial wealth partly from export to China and partly from raw cotton shipments to England. तो यहाँ पर देख रहे हैं कि टाटा और वो जो दिनशॉ पैट्रिक जो थे उन्होंने बहुत सारा मनी कमा लिया था एक्सपोर्ट करके। और सेठ हुकुमचंद मारवाड़ी बिजनेसमैन ने भी फर्स्ट इंडियन जूट मिल की स्थापना की कलकत्ता में 1917। वो भी चाइना के साथ ट्रेड के साथ खूब सारे पैसे कमा चुके थे। जी डी बिरला जो फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने उनके जो जीडी बिरला के जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने भी बहुत सारे मनी एक्यूमुलेट कर ली थी। और नाउ वी विल डू द